सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। Hello everyone, welcome again to Geography's Chapter 3, Our Changing Earth, Part 2. In this part, we will discuss and study in detail about the exogenic forces. जैसा कि आप सब जानते हैं, अर्थ के दो मूवमेंट्स होते हैं, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। पिछले वीडियो में हमने एंडोजेनिक फोर्स के बारे में पढ़ा और इस वीडियो में हम एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर होने वाले बदलाव को हम जानेंगे, देखेंगे। वी विल स्टडी डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ब्रॉट अप बाय एक्सोजेनिक फोर्सेस। इट्स एन इंटरेस्टिंग चैप्टर। लेट अस ऑल बिगिन विथ नाउ एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सो का मतलब होता है आउटर, जेनिक मीन्स ओरिजिन, means the forces that work on the surface of the earth is known as exogenic forces. The two processes that continuously wear down the rocks on the earth's surface are weathering and erosion. यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह पे जो बदलाव होते हैं उसके प्रमुख दो कारण हैं, एक है वेदरिंग और दूसरा है इरोशन। इन दोनों के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे। They gradually alter the landscape and create different landforms. Gradually alter the landscapes का मतलब है यहाँ पर कि कैसे वेदरिंग यानी पत्थरों का टूटना, उससे और फिर इरोजन यानी एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ का शिफ्ट होना, कैसे अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स लेके आते हैं और हमें सिनिक ब्यूटी देते हैं। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन। इससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि वेदरिंग क्या होता है और इरोजन क्या होता है। वेदरिंग, इट इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, यानी किसी भी चट्टान या पत्थरों का टूटना जमीन की सतह के ऊपर, उसे हम वेदरिंग कहते हैं। अब वो कैसे टूटते हैं, खड़े खड़े तो टूटेंगे नहीं, वो किन कारणों से टूटते हैं। दे मेन एलिमेंट्स आर लाइक टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन और ड्यू टू केमिकल चेंजेस। जो नेचुरल एजेंट्स हैं उनके थ्रू कहीं ना कहीं बदलाव आता है और इस तरीके से पत्थर में चटकना होता है और वो टूट के गिरते हैं नीचे। इस पिक्चर में जैसे आप देख सकते हैं, वेदरिंग कॉजेज द रॉक्स टू ब्रेक डाउन, अपनी जगह से वो क्रैक होके उसके नीचे गिरते हैं, सिर्फ गिरते हैं और कुछ नहीं होता। देन कम टूवर्ड्स द इरोजन. It is the wearing down and carrying away of the rocks by the action of running water, glaciers, sea waves or wind. यानी अभी जो आपने वेदरिंग पढ़ा कि पत्थरों का टूटना, चटक के टूटना, वैसे इरोजन में होता है कि जो पत्थर क्रैक होके नीचे गिरे हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना इरोजन कहलाता है, इरोड करना कहलाता है। They are caused with the help of natural agents मतलब जैसे बारिश के पानी से या तेज हवा के बहाव से एक जगह से दूसरी जगह जाना। यू कैन सी इन द पिक्चर इरोजन like water and transport moves the sediments downhill to another place, यानी जो पत्थर टूटे थे उससे उस जगह से लेकर इरोड करके किसी और जगह लेके जाना, that is actually known as erosion. Now let's come towards the another formation of the landforms, that is the work of river and work of ice. इन दो टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले हम वर्क ऑफ रिवर के बारे में देखते हैं। वर्क ऑफ रिवर, नदी के बहाव से क्या ब्यूटीफुल चेंजेस आ सकते हैं या क्या लैंडस्केप्स बनते हैं, ये हम पढ़ते हैं। अ रिवर इज अ नेचुरल चैनल ऑफ रनिंग वाटर। प्रकृति, जैसा हम जानते हैं, नदी के बहाव को हम रोक नहीं सकते, वो अपने आप नेचुरली एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होती है। As a river flows, it erodes the landscape, यानी ऊपरी सतह पर, ऊपर की तरफ में
पानी का बहाव तेज होता है। जब ऊपर तेज बहाव से नीचे की तरफ नदी आती है तो वो पत्थरों को काटते हुए आगे बढ़ती जाती है। इट इरोड्स द लैंडस्केप। अभी जो आपने देखा वेदरिंग एंड इरोजन, कि पत्थर का टूटना, और इरोजन यानी उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, तो वही होता है नदी में भी कि इट इरोड्स द लैंडस्केप। It carries along this load of rocks, stones and other particles with itself. यानी पानी के बहाव से जो पत्थर क्रैक होके टूटते हैं, जो पत्थर टूटते हैं या छोटे छोटे पेबल्स बन जाते हैं, वो अपने आप शिफ्ट होते जाते हैं बहाव के साथ साथ। In the highlands, the river flows very rapidly. As a result, erosion is faster. Highlands का मतलब है सतह के ऊपर, यानी जो ऊपर की हाइट में नदियां होती हैं, वो जब ऊपर से नीचे की तरफ आती तो उनका बहाव बहुत तेज होता है। जैसे गंगा रिवर, यहाँ पर बहाव बहुत तेज होता है। गंगोत्री की जगह से आप जब ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आते हैं और तो आप देखेंगे कि बहाव बहुत तेज है। एज अ रिजल्ट इरोजन इज फास्टर। तो यहाँ पर जब गंगा के बहाव से कटाव होता है, पानी से कटाव होता है पत्थरों का, तो वो बहुत ज़्यादा होता है और धीरे धीरे नीचे आते आते वो सेटल होने लगता है। इसी नदी से मुझे एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी और उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप ये बताइए, भारत में बहने वाली सबसे लंबी और विशाल नदी का नाम कमेंट बॉक्स में अभी आप लिख के दीजिए। ओके, चलिए अगले हम उसमें आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द रिवर कट्स आउट डीप वी शेप्ड वैली इन द सॉलिड रॉक्स ऑफ द लैंडस्केप। ये जो पानी का बहाव होता है, इससे हम देखते हैं, नदी के बहाव से हम देखते हैं कि वी शेप्ड वैली बनते हैं। वैली यानी कि दो पहाड़ों के बीच में कट कर जो नदी आगे की तरफ बढ़ती है, उसे हम वी शेप्ड वैली कह सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टुवर्ड्स वाटरफॉल। आप में से कई लोगों ने वाटरफॉल देखा ही है, चाहे पिक्चरों में देखा हो, चाहे आपने ओरिजिनल रियल लाइफ में देखा हो। बहुत ब्यूटीफुल नेचुरल सीन होता है। अब ये कैसे बनते हैं ये हम जानते हैं। A waterfall is created when a river plunges down from great heights at the edge of a highland or a steep valley. यानी जब ऊपर की तरफ से पानी नीचे की तरफ गिरता है, ऊपर की तरफ यानी हार्ड रॉक होता है जहां पानी बहता रहता है, और जब नीचे की तरफ गिरता है तो जो सॉफ्ट रॉक होते हैं सेकेंड लेयर में, ये कहीं ना कहीं कटते जाते हैं तेज बहाव के कारण। जब ये सॉफ्ट रॉक कटते जाते हैं तो नीचे की तरफ में ये पत्थर इकट्ठे होते जाते हैं और फिर वहीं के पानी के फोर्स से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। इस पिक्चर में जैसा आप देख रहे हैं कि हार्ड रॉक ऊपर की सतह, फिर नीचे की सतह एक सॉफ्ट रॉक होती है, और इस सॉफ्ट रॉक में हम देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर पत्थर टूटते हैं और बिखरते हैं और फिर आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। यही वो पेबल्स और स्टोन्स हैं या बोल्डर्स हैं जो हम नदी के किनारों में देखते हैं या नदी के बीच में हम पाते हैं। तो ये वाटरफॉल के कारण होता है। Okay, in the highlands, when the river jumps over hard rock and boulders that cannot be easily eroded, rapids are formed. ये जो जगह है ये rapids कहलाते हैं। Now let's turn towards the next. It's an important topic. The river flows slowly over the plains, carving wide valleys. पिछले में टॉपिक में हमने पढ़ा था कि नदी का बहाव बहुत तेज होता है ऊपर की तरफ में, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लेन्स में वो स्लो हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ ऊपर की तरफ में आप देखेंगे माउंटेन्स की जगह में नदी को जहाँ उद्गम होता है वहाँ पतली धार होती, लेकिन धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते उसका तेज बहाव शुरू हो जाता है, और जब वो नीचे की तरफ आती है प्लेन एरियाज में तो वो ट्विस्ट टर्न्स लेने लगती है। कैन यू सी हियर द ट्विस्ट एंड टर्न्स? दीज ट्विस्ट एंड टर्न्स आर एक्चुअली नोन एज द meanders। क्या कहा जाता है इसे? meanders। यानी कि ये जो एक सांप के जैसे जो एक शेप तैयार होता है, इसे हम meanders कहते हैं।
Continuous erosion and deposition along opposite sides of the meander brings the ends of the loop closer until they nearly join. The main river breaks away and leaves behind a cut-off horseshoe-shaped lake called Oxbow Lake. अब meanders ये आप समझ गए, ये जो zigzag loops के जैसे बनाता है, ट्विस्ट टर्न्स बनाता है, ये आपका meander कहलाता है. अब यहाँ एक important टॉपिक आ रहा है, ऑक्सबो लेक. बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे? इस पिक्चर में आप देखिए कि जो नदी है जब ये टर्न होती है, ट्विस्ट होती है, टर्न होती है, इस बीच में क्या होता है, पानी का जब बहाव तेज आता है, सपोज बारिश के समय में पानी का लेवल बढ़ जाता है. जब पानी का लेवल बढ़ता है तो ये ज़मीन के आसपास की जगह को ले लेता है और इस कारण से पूरी सतह जो होती है वो पानी से भरी रहती है. लेकिन बारिश के समय के बाद, सपोज रेनी सीजन ओवर हो गई, उसके बाद नदी का फ्लो एज इट इज चलता रहता है और वो कई जगह को कट ऑफ कर देती है. कट ऑफ करने के कारण जो पानी भरा हुआ रहता है एक जगह, अब वो कट हो गई, वो फ्लोइंग वाटर से हट गई, तो ये जो कट ऑफ पोर्शन रहता है ये कहलाता है ऑक्सबो लेक. इसका शेप ऑक्स के बो के जैसा होता है, इसीलिए इसे ऑक्सबो लेक बोलते हैं या हॉर्स शू शेप बोला जाता है. अंडरस्टैंड? ये नदी एज इट इज फ्लो कर रही है, फ्लो हो रही है अपने दिशा में, और ये जो शेप रह जा रहा है, ये जो कट ऑफ हो जा रहा है, इसे हम ऑक्सबो लेक कहते हैं. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस ऑक्सबो लेक. नाउ लेट अस कम टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ फ्लड प्लेन्स. ये इट्स अ वेरी फैमिलियर टॉपिक ऑफ फ्लड प्लेन्स. जैसे कि जुलाई अगस्त के समय में आप देखते हैं कि ऑल ओवर इंडिया या दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ भी रेनी सीजन होता है वहाँ हम देखते हैं कि बाढ़ आ गई है. ये बाढ़ क्या होती है एक्चुअली? तो जो पानी का फ्लो जब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ उसको हम फ्लड प्लेन्स बोलते हैं, बाढ़ बोलते हैं. तो ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम समटाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स फ्लडिंग द सराउंडिंग एरियाज. यानी नदी अपने पूर्ववत ना होके उसमें पानी का बहाव इतना बढ़ जाता है, पानी का वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो आसपास की जगह को भी घेर लेता है. Fine sediments of silt and clay are deposited along its bank by the flood water. Fine sediment of silt यानी कि अब इस बाढ़ के पानी में आप देखेंगे बाढ़ का पानी एकदम येलो दिखाई देता है, मस्टर्ड दिखाई देता है. वो इस कारण से क्योंकि वो अपने साथ रेत, मिट्टी, जगह जगह की वो अपने साथ इरोड करके लेके आता है और इसी में ये पानी का कलर चेंज हो जाता है. इट्स नॉट द प्योर वाटर विच यू कैन ड्रिंक इट नाइसली ड्यूरिंग द फ्लड प्लेन्स. It's supposed to be very, very polluted, related to many things involved in it. So it brings fine sediments of silt and clay. As more deposition takes place along the sides of the river, raised embankments called levees. अब यहाँ एक important word है levees. ये levees क्या होते हैं? जब नदी के पानी के स्तर में बढ़ाव आ जाता है, बढ़ जाता है पानी का स्तर, तो वो आसपास में दोनों तरफ में एक बाउंड्री जैसा बना देता है कि इतने लेवल का पानी आया था इस समय में, और वो लेवल तक क्लियर कर देता है कि ये बाढ़ का पानी है. और जब बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगता है तो यहाँ एक निशान बना देता है जिसको हम बोलते हैं बाउंड्री जैसे तैयार हो जाती है. इस निशान की जगह को हम बोलते हैं लिवीज. क्या कहते हैं? लिवीज कहते हैं. अब अगले हम उसमें चलते हैं, डेल्टा. This is also very interesting thing to come to know about delta. What actually is delta? A delta is a depositional landform formed by a network of distributaries. ये पूरी distributaries है. Distributaries का मतलब है अलग अलग जगह से पानी का आना और उसके बाद समुद्र के पानी में उसका मिलना. जैसे आपने शुरू में देखा कि नदी का बहाव बहुत तेज़ होता है ऊपर की सतह, ऊपर की तरफ में, फिर धीरे धीरे प्लेन में जब आता है तो स्लो हो जाता है और बहुत बहुत स्लो हो जाता है जब वो
सबसे किनारे आ जाता है, और समुद्र में मिलने के पहले बिल्कुल ही प्लेन एरिया में उसका बहाव बिल्कुल ही धीमी गति में हो जाता है, और इस तरीके से उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं, एक ट्री के जैसे डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं। तो ये जो शेप होता है, दिस इज एक्चुअली लाइक अ शेप ऑफ अ ट्राइंगुलर, ये एक ट्राइंगल जैसे बना लेता है। इस पर्टिकुलर पार्ट को हम बोलते हैं डेल्टा। अंडरस्टैंड, दिस इज द शोर लाइन, ये नदी का किनारा है और ये समुद्र की जगह है। ये जो समुद्र और नदी के मिलने की जगह को हम डेल्टा कहते हैं। One of the important thing everybody should know that the Ganga Brahmaputra delta of India is the largest delta in the world. Now let us come towards the work of ice. ये एक दूसरा टॉपिक है related to the changes in the landforms, work of ice. Snowfields are formed by the snow which falls in high latitudes and heights. यानी नदी जहाँ उद्गम होता है, नदी के ऊपर की तरफ में और ऊपर की तरफ में जो माउंटेन्स होते हैं, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंट माउंटेन प्लेसेस लाइक काराकोरम रेंजेस, दी कंचनजंगा, ऑल दिस. सो at these places we are having the snowy areas, the glacier areas are there. इस ग्लेशियर से एक मैं सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी आप सबसे कि just tell me which is the highest peak in the world. Are you getting? Which is the highest peak in the world? Just write down in the comment box. Okay, a glacier is a river of snow and ice that moves out very slowly from the snowfields. ग्लेशियर यानी कि बर्फीली जगह. अब बर्फ की चट्टानों से जब धीरे धीरे बहाव होता है ठंडे पानी का, तो उसका मूवमेंट बहुत स्लो होता है. ऑब्वियस सी बात है कि आइस पार्टिकल्स हैं, आइस पार्टिकल्स बहुत हैवी होते हैं, इस कारण से उनका मूवमेंट भी स्लो ही होता है. Okay, when a glacier passes through a valley, the floor sides of the valley are eroded by the rock pieces present in the glacier. Thus, the floor becomes flat and sides become steep. This type of valley is called U-shaped valley. ये U-shaped valley बनाता है. जैसे रिवर्स में आपने देखा वर्क ऑफ रिवर में कि V शेप वैली बनती है, यहाँ ग्लेशियर में हम देखेंगे कि एक U शेप्ड वैली बनती है. अंडरस्टैंड? बट हियर द फ्लो ऑफ द ice water is slow as compared towards the river. Then next, along the slope of a mountain, the glacier carves out deep hollows. It develops an armchair-like depression which is known as cirques. Now what is cirques? यहाँ एक रेड उसमें आप देख रहे होंगे cirques. एक आर्म चेयर जैसे बनाता है, यानी एक पहाड़, जो पहाड़ है ठंडी बर्फीले पहाड़ है, इसमें से जब आइस मेल्ट होती है और नीचे की तरफ में आती है, तो जो लो लाइंग एरिया होता है वहाँ पर वो इकट्ठी हो जाती हैं और एक आर्म चेयर जैसे बन जाती है, उसे हम बोलते हैं सर्क्यूज. The capacity of glacier to carry load is reduced when it starts melting. Hence, it deposits the rock material on the floor and side of the valley. These deposits form glacial moraines. ये glacial moraines कहलाते हैं. यानी जब जो ग्लेशियर्स हैं ये थोड़े थोड़े से जब ये मेल्ट होने लगते हैं तो इनका बहाव नीचे की तरफ में आता है, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस में होता है, और ये भी कहीं ना कहीं पत्थरों को काटते हैं. ये जो पत्थरों को काटते हैं और शेप तैयार होता है, उस जगह में डिपॉजिट जो आइस होती है उसे हम ग्लेशियल मोरेन्स बोलते हैं. एक टार्न की जब भी तैयार होती है, टार्न यानी कि छोटे छोटे से कुएं जैसे जो बन जाते हैं कि एक जगह में इकट्ठा हो गया है पानी, आइस का पानी, और वो जम गया है, उससे हम टार्न्स कहते हैं, जिसको बोलते हैं छोटे छोटे से लेक तैयार हो जाना. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू just go through another important topic, that is work of sea waves. समुद्र की हवाओं से क्या लैंडफॉर्म्स बदलते हैं. लेट अस कम टू सी. व्हाट आर एक्चुअली सी वेव्स. सी वेव्स होते क्या हैं? यानी समुद्र में चलने वाली हवाएं, समुद्र में चलने वाली हवाओं से पानी के बहाव
के कारण क्या रिजल्ट्स होते हैं, ये हम देखते हैं. इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग टू सी द नेचुरल सीन्स एंड ब्यूटीज रिलेटेड टू द ओशनिक पार्ट. In coastal areas, the sea is constantly eroding the old landforms and creating new ones. यानी old landforms को बदल के कहीं ना कहीं नए चीज़ों को हम देख सकते हैं. It's not a process of a year or a few years. It's actually a process of thousands of years of long process. Erosional and depositional work is performed by seawater with the help of sea waves. फिर वही erosion and deposition यानी नेचुरल एजेंट्स ऑफ जो erosion है उससे कैसे हम देख सकते हैं कि समुद्र के बहाव में पत्थर एक जगह से दूसरी जगह कैसे कटते हैं और बिखरते हैं और दूसरी जगह पहुंचते हैं. Even hard rocks are broken by sea waves colliding in the sea. यानी यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें भी लगातार पानी के प्रेशर से क्रैक होते हैं, टूटते हैं और समुद्र के तटों में हमको इसका नज़ारा देखने को मिलता है. सी क्लिफ्स. अब सी वेव्स के अंदर एक टॉपिक है सी क्लिफ्स. क्लिफ्स का मतलब होता है कि समुद्र के किनारे जो पहाड़ हैं उसके एज की जगह, ये जो एज की जगह है, एज की जगह मतलब ये एज की जगह, ठीक. वर्टिकल एंड स्टीप रॉक्स फेसेस अलोंग द शोर आर कॉल्ड सी क्लिफ्स. ये सी क्लिफ्स कहलाते हैं. समुद्र के किनारे कॉर्नर में ये जो पहाड़ हैं, पत्थर हैं, इनको क्लिफ्स कहते हैं. सी क्लिफ्स आर फॉर्म्ड व्हेन वेव्स क्रैश अगेंस्ट अ हाई रॉकी कोस्ट नियर द बेस. जब ये समुद्र का पानी लगातार इन चट्टानों के साथ हिट करता है, कोलाइड करता है, लगातार कई साल तक हिट होता रहता है, तो यहाँ पर इन चट्टानों में क्रैक्स आने लगते हैं. और जब क्रैक्स आते हैं धीरे 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 धीरे, तो ये क्रैक्स के बाद टूटने लगते हैं. विद द पैसेज ऑफ टाइम द रॉक्स अबव द होलोड पार्ट कोलैप्स एंड सो नोन एज द क्लिफ्स. नाउ क्लिफ्स के बाद क्या होगा? केव्स, सी केव्स हम देखते हैं. ये जो ब्यूटीफुल आप सी केव्स देख रहे हैं, ये किसी इंसान ने नहीं बनाई है. इट्स अननेचुरली बीइंग डन बाय द नेचर ओनली. ये बाय गॉड्स ब्यूटीफुल ग्रेस दिस केव्स हैज बीन फाउंड विद द फोर्स और यू कैन से विद द प्रेशर ऑफ द वाटर ओनली. सो व्हेन स्ट्रॉन्ग वेव्स break and erode the rock materials along the coast, hollow caves called sea caves are formed. यहाँ पर sea caves बनते हैं जब लगातार पत्थरों पर पानी का टकराव होता है. इन जगह पे रेगुलरली टकराव होता है तो ये पत्थर धीरे धीरे टूटने लगते, वेदरिंग होती, कटने लगता है और इस कारण से ऐसे हॉलो शेप बनाने लगते हैं. मतलब इससे हम समझ सकते हैं कि पानी का प्रेशर कितना तेज कोलाइड होता है, इसके साथ हिट होता है कि वो कई सालों में वहाँ पर हॉलो स्पेस तैयार हो जाता है. और इस तरीके से ये हमको नेचुरल ब्यूटी जो आज देखने को मिल रही है, ये एक्चुअली प्रोसेस है कई सालों का जो हमको देखने को मिला है. देन क्लिफ्स के बाद हमने देखा कैसे केव्स तैयार होते हैं. केव्स के बाद हम देखेंगे कि समुद्र में आर्चेस कैसे बनते हैं. आर्चेस आमतौर पे आपने सबने देखा है कि होम्स में इंटीरियर में हम आर्चेस देखते हैं. घरों में बहुत सुंदर सभी लोग इंटीरियर आर्चेस बनाते हैं. लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो हमको बाहर देखने को मिलती है रिलेटेड टू द सी साइड एरिया. When the waves continue to strike the rocks, the walls of the caves are eroded further. तो जो हमने पिछले उसमें देखा कि केव्स कैसे बन रहे हैं, उन्हीं केव्स में जब लगातार फिर भी जो पानी का प्रेशर से कोलाइड होता रहता है तो वहाँ पर पत्थर जो है वो और टूटने लगता है और इस तरीके से आर्च बनाता है. अंडरस्टैंड, ये आर्च तैयार होता है. इन द कोर्स ऑफ टाइम द वॉल्स डिसअपियर. जो वॉल्स हैं, जो पीछे की जो वॉल्स थी पिछले उसमें हमने देखा कि वो भी डिसअपियर का मतलब गायब नहीं हो जाती. डिसअपियर का मतलब है वो टूट के पानी में गिरने लगती हैं और वहाँ छोटे छोटे से पत्थर
इकट्ठे होने लगते हैं. Walls disappear, leaving just the roof supported by two pillars, forming the sea arches. तो इस तरीके से arches बनाने लगते हैं समुद्र में. So these are the another scenic beauty of the sea. Okay, let us come towards stacks. पहले आपने क्लिफ्स देखा सी में, क्लिफ्स के बाद हमने केव्स देखा, केव्स के बाद हमने आर्चेस देखे, अब आर्चेस के बाद हम स्टैक्स देखेंगे. ठीक, इसमें आपने देखा कि कैसे आर्चेस बने हैं. इसमें आप देखोगे कि वो जो आर्च था वो भी अब गायब हो चुका है. अंडरस्टैंड, ये जो आर्च गायब हो गया है दैट इज एक्चुअली अगेन रिलेटेड टूवर्ड्स द erosional process. And what this alone is standing, ये जो एक अकेला खड़ा हुआ है इसे हम stacks बोलते हैं. When the roof of the sea arch is further eroded, it collapses. जब यहाँ का जो आर्च एरिया था तो वो धीरे धीरे वो भी टूटने लगा और टूट के नीचे गिर गया. जब गिर गया, कोलैप्स हो गया, तो ये एक स्टैक बस रह के स्टैक बस तैयार हो गया. इसको किसी इंसान ने काटा नहीं है, तैयार नहीं किया. इट इज़ नेचुरली बीइंग डन. धीरे धीरे आप देखेंगे ये भी टूट जाएगा. यहाँ भी क्रैक्स नज़र आ रहा है, ये भी समय के साथ ये भी टूट जाएगा. 10 साल नहीं, 20 साल या 1000 साल बाद कहो, ये भी टूट जाए. Now let us come towards another scenic beauty, that is beaches. Beaches बहुत खूबसूरत जगह. Beaches are formed when the sea deposits eroded materials like sand, pebbles and boulders along the coast. अब पिछले जो आपने पिक्चर्स में देखा कि कैसे इरोजन होता है, वेदरिंग के बाद इरोजन होता है और पत्थर टूट के गिरते हैं और फिर दूसरी जगह जाते हैं. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि समुद्र के किनारे में कई पत्थरों को भी हम देख सकते हैं जो समुद्र के फ्लो के साथ किनारे आते जाते हैं. So these are actually the eroded materials with sand, pebbles and boulders along the coast. ये तटीय इलाका है. तटीय इलाका यानी कि वो किनारा जहाँ पर पानी का फोर्स कम आता है और बहाव कम रहता है. यहाँ पर यहाँ पर बहाव कम होने के साथ साथ ये उथली जगह होती है जहाँ पर आप चल भी सकते हो, जहाँ आप खेल भी सकते हो. लेकिन समुद्र के बीचों बीच की जगह बहुत गहरी होती है, वहाँ आप आमतौर पे नहीं जा सकते. Our country has beautiful beaches. हमारे देश में बहुत सुंदर, हमारे देश यानी इंडिया में बहुत सुंदर सुंदर बीचेस हैं, जैसे कि कोवलम इन केरला, गणपति फुले एंड जुहू इन महाराष्ट्र, बीचेस ऑफ गोवा एंड पुरी इन ओडिशा. ये सब इनमें से कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह को आप लोग गए ही होंगे. तो ये एक बहुत सुंदर सीन एंड साइट है. अभी अगर नहीं गए हैं तो आप आगे चल के ज़रूर देखेगा, बहुत सुंदर रहता है बीचेस की जगह. Now another thing we are going to read related towards the exogenic force, that is work of wind. अब पिछले हमने उसमें देखा कैसे समुद्र में बदलाव आता है पत्थरों से रिलेटेड. अब हम इसमें देखेंगे हवाओं में कैसे बदलाव होता है, हवाओं के रुख से कैसे लैंडस्केप में चेंजेस होते हैं, लैंडफॉर्म्स बदलते हैं. Wind action is most prominent in deserts. As you all can see, desert, हम सभी जानते हैं डेजर्ट क्या होते हैं. वो जगह जहाँ पर सबसे पहली बात पानी की कमी होती है, मरुस्थल होता है. पानी की कमी इसीलिए क्योंकि यहाँ वेजिटेशन नहीं है, यहाँ पर प्लांट्स ही नहीं है, और प्लांट्स नहीं है क्योंकि पानी नहीं. यहाँ बहुत लो रेनफॉल होता है, लेस देन 25 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल हियर. दैट्स वाई द एरिया इज सपोज टू बी ड्राई एरिया, डेजर्ट एरिया. It is the main agent of erosion in dry desert areas where it blows freely because of the absence of vegetation. यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दूर दूर तक कोई पेड़ पौधे नहीं है. जो हरियाली हमको देखने को मिलती है नेचुरल वेजिटेशन में, यहाँ पर दूर दूर तक नहीं है. तो इस कारण से भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर विंड का यानी कि हवा का फोर्स कितना तेज होगा, हवाएं कितनी ज़्यादा तेज रुख में चलती होंगी इन जगहों पर. तो इन हवाओं के रुख के कारण जो बदलाव आते हैं वो हम देखते हैं. मशरूम रॉक्स. मशरूम, अब आप बोलोगे मशरूम कैसे हो सकता है, ये कोई खाने की चीज़ है? नहीं, खाने की चीज़ नहीं है, लेकिन जो शेप तैयार होता है उसके कारण इसको हम बोलते हैं मशरूम रॉक्स. अब ये कैसे बना है, इसको कोई जाके काट के तो नहीं खड़ा किया है कि काटते जा रहे हैं, मशरूम पसंद है काट दिया अब हम पिक्चर खींचेंगे, फोटो खींचेंगे, ऐसा नहीं है.
It is actually the load of sand is maximum closer to the surface. The lower portion of the rock is eroded more than the upper portion. अब ये जो तेज हवाएं चलती हैं इन रेगिस्तान की जगह में, या आप कह सकते हैं कि जो मरुस्थल की जगह है यहाँ पर डेजर्ट एरिया में, जो तेज हवाएं चलती हैं ये अपने साथ सैंड पार्टिकल्स भी कैरी करती हैं, इरोड करती हैं। तो ये जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं या तेज हवाएं होती हैं नीचे की तरफ में ज़्यादा तेज रहती हैं, ऊपर की तरफ में सैंड पार्टिकल्स नहीं होते हैं, और खाली होने के कारण ये ऊपर की तरफ में फ्लो करते जाते हैं तेज, लेकिन नीचे हैवी होने के कारण इसको लगातार हिट करते हैं और क्रैश करते हैं। इस कारण से ये जगह धीरे धीरे कटने लगती, क्रैक आने लगता है और टूटने लगता है। इस टूटने के कारण, जैसे ये पत्थर है, इसका एक टूटा हुआ सा यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये धीरे धीरे ये भी कटेगा और ये टूटने लगेगा। तो ये वेदरिंग और इरोजन के कारण नहीं होता है। तो ये जो फॉर्मेशन तैयार होते हैं मशरूम के शेप के जैसा होता है, इसीलिए इसे मशरूम रॉक्स कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हुडूज। इनका दूसरा नाम क्या है? हुडूज भी इसे कहा जाता है। नाउ सैंड ड्यून्स। जो रेगिस्तान की जगह है यहाँ हमको सैंड ड्यून्स भी देखने को मिलते हैं। सैंड ड्यून्स आर द कोर्स पार्टिकल्स डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ हिलॉक। हिलॉक यानी छोटे छोटे से हिल्स जैसे हमको दिखाई देते हैं। दे डेवलप एंड देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन in the path of the wind. They vary in height ranging from a few meters to 300 meters. इनकी रेंजेस जो है वो 300 मीटर्स तक जाती है, और हम देख सकते हैं इस पिक्चर में कि कैसे ये नीचे से ऊपर की तरफ में ये फ्लिप फेस है, नीचे से कि ऊपर की डायरेक्शन में, और फिर दूसरे की तरफ में इरोड होती है। तो ये एवलांचेस जैसे होते हैं कि तेज़ हवा यहाँ से आ रही है तो ये ऊपर की तरफ उड़ रही है, फिर हवा थोड़ा कम हो जाती है तो ये यहाँ सेटल हो जाती हैं। ये जो हिलॉक्स बनाते हैं इससे हम बार्चन्स भी बोलते हैं। ये क्रेसेंट शेप में होता है। क्रेसेंट यानी कि ये चंद्रमा के जैसे, हाफ चंद्रमा के जैसे हमको दिखाई देता है, इससे हम बार्चन्स भी बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, some fine dust particles are carried by wind and deposited in the distant regions.